नमस्कार। देश में आज़ादी के बाद पहली बार ऐसे हालात हैं जिसमें एक राज्य के मुख्यमंत्री को ईडी का सम्मन है और दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को ईडी ने कहा है कि उनको एक ऐप के प्रमोटर्स ने कुछ पैसे दिए हैं और उन्होंने कैश के साथ कुछ लोगों को पकड़ा भी है और कहा कि बयान ये दिया है पकड़े जाने वाले जो कैश कुरियर थे कि बघेल जी को ये पैसा पहुंचा दो जल्दी से जल्दी। मतलब ये कि और दोनों भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी दलों के नेता हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री। अरविंद केजरीवाल को आपको पता ही है ईडी ने सम्मन दिया था, तो उस सम्मन पर उन्होंने हाजिर होने के बजाय चिट्ठी लिख दी, कहा कि ये राजनीतिक है। कल रात को इसी वक्त यानी 3 नवंबर को रात को ईडी ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि सीएम छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल को 500 करोड़ रुपए महादेव ऐप के प्रमोटरों ने दिए हैं। तो इसके बाद से भूपेश बघेल बहुत हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को उनके खिलाफ लगाया गया चुनाव में वो हार रहे हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन मजेदार बात यह भी है कि कल ही ईडी ने भूपेश बघेल का सीधे सीधे नाम लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दुर्ग की रैली में सीधे सीधे उसका जिक्र किया और पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सवाल खड़ा किया कि भूपेश बघेल सट्टा खेलने वालों के साथ सेटिंग करते हैं, सत्ता में बैठकर सट्टा खिलवाने का काम करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये महादेव ऐप के बारे में भी मालूम नहीं होगा और ये जो घटनाक्रम है उस पर सवालिया निशान क्यों लगता है और क्यों इस तरीके की बात होती है कि विपक्ष के नेताओं को निशाने पर लिया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि बहुत सारी घटनाएं पीछे ऐसी घटी हैं जिसकी वजह से इन आरोपों में कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई लगती भी है। अगर प्रधानमंत्री की ही बात करें, गृह मंत्री की ही बात करें, तो पीछे अतीत में इन्होंने जिन जिन नेताओं के बारे में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जो नेता इनके खेमे इनके पाले में आ गया वो सीबीआई और ईडी से उसे थोड़ी फुर्सत मिल गई। केस है या नहीं है, वो चालू है या बंद हो गया, ये अलग मैटर है। लेकिन सवाल है कि ईडी का सम्मन, सीबीआई का सम्मन, पूछताछ, आना जाना, वो सिलसिला खत्म है। ताजा मामला अजीत पवार का था, जब प्रधानमंत्री गए थे और 70,000 करोड़ के घोटाले की बात किए थे और इसके बाद से शरद पवार की पार्टी ही टूट गई। बहुत सारे लोग जो महाराष्ट्र की राजनीति को जानते हैं उन्होंने शुरू में तो ये लगा कि शरद पवार और अजीत पवार में अनबन हुई, पार्टी टूट गई और सुप्रिया सुले की वजह से ये सब हुआ। लेकिन अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हो सकता है ये शरद पवार का भी पैंतरा हो कि पार्टी को दो फाड़ किया जाए और एनडीए के साथ कुछ उनके नेता पुराने चले जाएं, क्योंकि उनके कई नेता जेल भी चले जा चुके थे और कई नेताओं पर ईडी का सम्मन और तमाम मामले थे। तो ये रास्ता निकाला गया हो कि सरकार और सत्ता का सुख भी भोगे, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी बन जाओ, बड़े बड़े सारे मंत्रालय एनडीए सरकार के भी एनसीपी के नेताओं के पास हो जाए। शरद पवार गुट के लोगों को भी सीबीआई ईडी से थोड़ी फुर्सत रहेगी अगर आने वाले दिनों में, और जो उधर के थे उनको फुर्सत मिलेगी। आप देखिए महाराष्ट्र में जब से उठापटक हुआ तब से ईडी सीबीआई के आपने किसी संबंध की कोई बात सुनी हो तो आप देखिए। मैं आपको कुछ एक और ऐसे किस्से बताता हूं। देखिए 2011 में ममता बनर्जी पहली बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी और बहुत बहुमत से आई थी। 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में अपनी पैठ बनाने की कोशिश की और बहुत पुरजोर तरीके से उन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने का काम किया, लेकिन ममता बनर्जी के सामने मामला बन नहीं पाया। ममता बनर्जी दूसरी बार भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। अब इंटरेस्टिंग किस्सा मैं आपको सुनाता हूं। पश्चिम बंगाल से सटा हुआ त्रिपुरा राज्य, वहां पर लंबे समय से वामपंथी शासन चला आ रहा था और पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में एक रिश्ता है, समानता है। रिश्ता और समानता क्या? राजनीतिक। कैसी? क्योंकि त्रिपुरा की एक बड़ी आबादी बंगालीज की है जो विभाजन के वक्त, क्योंकि अगर आपने मेरा कार्यक्रम देखा हो तो देखा होगा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, उस अगरतला के बाजार में ही बांग्लादेश का बॉर्डर आता है। जब बांग्लादेश आज़ादी के बाद और बांग्लादेश बना तब तक विभाजन के बाद वहां पर हिंदू मुस्लिम जो राइट्स हुए और उसकी वजह से जो स्थितियां बनी,
तो बहुत बड़ी संख्या में बंगालीज, हिंदू बंगालीज त्रिपुरा में आए और अगरतला और आसपास के इलाकों में बस गए और उनकी जनसंख्या काफ़ी है। आपने देखा भी होगा, तो उनकी जनसंख्या ज़्यादा है। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में वामपंथियों का प्रभुत्व आया, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में वामपंथी शासन में आए, उसके कुछ ही देर के बाद त्रिपुरा में भी आए और लंबे समय तक वामपंथियों का शासन कर। अब हुआ ये कि 2016 में ममता बनर्जी के शासन में आने के बाद ईडी और सीबीआई ने 2 केसों में शुभेंदु अधिकारी जो कि टीएमसी के नेता थे और मुकुल राय, इन पर थोड़ा सीबीआई और ईडी का समन 2 केसेस में गया, पूछताछ के लिए गई। तो 2016 का पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी ने 2016 में पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के बाद 2018 के शुरू में होने वाले त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी बहुत पुरजोर तैयारी में लग गई, क्योंकि उन्हें लगा कि वहां पर वामपंथी शासन है और टीएमसी का विस्तार वहां हो सकता है और उनके राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने की संभावना भी हो सकती है। उन्होंने अपने सबसे विश्वास पात्र मुकुल राय को, उधर का जो उनके पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते थे, उनको त्रिपुरा को जीतने का इंचार्ज बनाया। और उसी के बाद सीबीआई और ईडी का जो मामला उनके पीछे ऐसा पड़ा कि वो पहले तो गए और उन्होंने वहां की जो प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस थी उसको तोड़ने का काम किया, वहां के विधायकों को तोड़ने का काम किया, उन्हें टीएमसी में शामिल कराया और टीएमसी एक ताकत के तौर पर बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही जांच एजेंसियों के घेरे में मुकुल राय आए, वैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और उस पूरे इलाके में जो लोग टीएमसी में गए थे उनमें से ज्यादातर लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। नतीजा ये हुआ कि 2018 के चुनाव में त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा और दूसरे ये जो घटनाक्रम हुआ, जो कि वहाँ के जो विधायक, कांग्रेस के जो नेता, जो इंपॉर्टेंट लोग थे, टीएमसी का पूरा जो सिस्टम था वो बीजेपी के हाथ में आ गया और त्रिपुरा में सरकार बनाने में कामयाब हुई। इधर शुभेंदु अधिकारी, इनको भी नोटिस गई और ये भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने, आपको मालूम है कि 2019 के चुनाव के इर्द गिर्द कितने लोग टीएमसी के बीजेपी में आए, उन सारे लोगों पर कुछ न कुछ आरोप थे। और इसके बाद मुकुल राय भी बहुत दिन तक बने रहे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने रहे और उन पर कोई कार्रवाई ईडी सीबीआई की नहीं हुई। ऐसे बहुत सारे केसेस है। हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता थे, वो गगोई आसाम के मुख्यमंत्री के विरोधी थे, वो उनको रिप्लेस करके मुख्यमंत्री आसाम के बनना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस आला कमान उनको बहुत भाव नहीं दे रहा था। हालांकि उनकी बहुत पकड़ थी, वो जमीनी नेता हैं और सब कुछ था, वो मंत्री भी रहे थे। आपको याद होगा 2000, आप कभी भी गूगल यूट्यूब पर जाके देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर्स का नाम डालिए, अमित शाह का नाम डालिए, अमित शाह, हेमंत बिस्वा शर्मा और भ्रष्टाचार, केवल 3 चीज टाइप कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हेमंत बिस्वा शर्मा पर कितने तरह के आरोप लगाए थे और किस किस तरह की जांच की बात कही थी। और जांच हुई भी, जांच की बात हुई भी, उनको भी सम्मान और इस तरह की चीजें गई। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी में आ गए और उसके बाद से सारा मामला खत्म है। इसी तरह से बेल्लारी के रेड्डी बंधुओं का मामला है, जो माइनिंग का आरोप लगा था, जो सीबीआई की जांच थी। इसी तरह से बीएस येदियुरप्पा को भ्रष्टाचार के आरोपों में कितना, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी तो कितना लगाया गया, बाद में जब वो आ गए तो बिल्कुल सब ठीक हो गया। मध्य प्रदेश जहाँ की चुनाव चल रहे, वहाँ का व्यापक घोटाले की सीबीआई जांच की, क्लीन चिट शिवराज सिंह चौहान सरकार को इसी पिछले 4-5 सालों में मिल गई। तो सवाल इसलिए ज्यादा उठता है कि जिसकी सरकार केंद्र में होती, मैं नहीं कहता भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की भी जब केंद्र में सरकार थी तब केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की बात सामने रखी जाती थी। लेकिन इससे एक सवाल यह भी उठता है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पर लगे हैं वो राजनीतिक विरोधी हैं, क्या इसके लिए उनकी जांच नहीं कराई जानी चाहिए? क्या, जैसे कहते हैं ना कि देश में, हमारे देश में तो भ्रष्टाचार एक शिष्टाचार है और आप पैसे लेके काम कर दें तो आप तो ईमानदार हैं, पैसे लेके काम ना करने वाले, डकार जाने वाले लोगों को लोग भ्रष्टाचारी कहते हैं। ऐसी एक परंपरा चल चुकी है। सरकार जहां भारतीय जनता पार्टी की है वहीं भ्रष्टाचार नहीं हो रहे हैं। भारत के मैप पे
केवल उन्हीं जगहों पर ईमानदार लोग, मंत्री और सरकारी सिस्टम है जहां पर बीजेपी का राज है, और बाकी सारे भ्रष्टाचारी उन्हीं जगहों पर हैं भारत के मैप पर जहां पर विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री है। तो ये एक अजीब सी बात सुनने को मिलती। अब बात है महादेव ऐप की। दरअसल दो दोस्त थे, राहुल और सौरभ। ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। ये मैंने पहले भी एक बार बताया था कि ये जो है एक जूस की दुकान खोल रहा था और एक जो है टायर की दुकान खोला था। जूस की दुकान उसने कई शहरों में खोली थी। इन दोनों को रईस बनने का बहुत शौक था। इन दोनों ने शुरू से ही सट्टा खेलना शुरू किया। आईपीएल मैचेस से लेके तमाम जगहों पर ये सट्टा खेलते थे। ऑफलाइन खेलते थे, यानी आमने सामने अपने सर्किल में अपने लोगों के बीच में खेलते थे। कोरोना काल में इन्होंने गेमिंग ऐप, बेटिंग ऐप बनाया जिसका नाम इन्होंने महादेव ऐप रखा, जिसके जरिए से ये कुछ दिनों के बाद ही यहाँ से दुबई भाग गए और वहाँ से ये पूरे छत्तीसगढ़ में अपने ऑपरेशन को ऑपरेट करते थे। ये अलग अलग तरीके से इन्होंने बहुत सारे पढ़े लिखे बेरोजगारों को अपना निशाना बनाया। दुर्ग में, भिलाई में, रायपुर में, तमाम जगहों पर, और लोगों को जोड़ने का काम किया, उनसे सट्टा लगवाने का काम किया, उनसे फर्जी खातों में विड्रॉल अमाउंट्स डिपॉजिट कराए, विड्रॉल करा के लोगों को दिया। इस तरह का इन्होंने एक जाल बिछा रखा था और ये इसका भंडा तब फूटा जब कई लोग इस जालसाजी के, इस ठगी के शिकार हुए। उन्होंने छत्तीसगढ़ पुलिस से शिकायत की। देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ पुलिस ने खोला था और पुलिस ने कुछ, बाकी तो दुबई में बैठे लोग हैं जो प्रमोटर्स हैं, और उनका मामला कैसे खुला कि उन्होंने एक शादी की सौरभ ने जिसमें 200 करोड़ रुपए खर्च किए और बॉलीवुड के तमाम बड़े बड़े लोगों को वहां पर बुलाया, डांस कराया, और उसके वीडियो आप वायरल है, उसके पूरे वीडियो बनवाए और उसके बाद उसको वायरल किया गया। कितनी शानदार स्विमिंग पूल से लेके सारी चीजें और नाच गानों का इंतजाम, 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ऐसा माना जाता है कि 5000 करोड़ से ज्यादा इस गेमिंग ऐप में, इस बेटिंग ऐप के जरिए प्रमोटर्स ने, दो लोगों ने मिलकर दुबई में बैठ करके पैसे कमाए हैं, 5000 करोड़ से ज्यादा। अब सवाल है कि यह आरोप लगा है भूपेश बघेल पर कि उनको 500 करोड़ रुपए देने। आरोप यह है कि असीम दास, एक कैश कुरियर, उसको पकड़ा गया, 5 करोड़ कुछ लाख रुपए उससे बरामद हुए। आरोप यह है कि एक फोन कॉल भी ईडी ने ट्रैप की जिसमें असीम दास को फोन करके यह कहा गया कि रायपुर में बघेल जी को इतने पैसे पहुंचवा दो। तो बघेल जी कौन है ये आपको मालूम है छत्तीसगढ़ के, और इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 2 ओएसडीज की भी, कुछ अधिकारियों की भी कहते हैं कि ईडी ने जांच की थी, सब बातें की थी। लेकिन सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने जब ये मामला खोला उसके बाद सूत्रों के मुताबिक ईडी ने उसके बाद संपर्क किया छत्तीसगढ़ पुलिस से और ये जानकारी मांगी कि ये पूरा मामला क्या है। तो पहली बात तो दुबई में प्रमोटर्स बैठ करके इस गेमिंग ऐप को चलाते रहे, ये रुका नहीं, उनके प्रत्यर्पण कोई कोशिश नहीं हुई, ये देश विरोधी काम होते रहा कोरोना काल से लेके अभी तक। और ठीक चुनाव के ऐन मौके पर एक रात को ईडी ये बात 3 तारीख को कहती है कि उसने 2 तारीख को ट्रैप किया, एक आदमी को पकड़ा और ये कैश पैसा 7 और 17, इसको सीधे सीधे अपने प्रेस रिलीज में ईडी कह भी रही है कि 7 और 17 के चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जाना। तो पहली बात तो है कि मैं ये मानता हूँ कि भ्रष्टाचार तो कोई मुद्दा है नहीं, और दूसरी बात यह है कि भूपेश बघेल, अब ये जांच हो तो सामने आए, लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेश बघेल को का नाम इस तरह से लिया जाना चुनाव से ठीक पहले, उसको राजनीति से जोड़ के देखा जाएगा। बड़ी मजेदार बात यह है कि इलेक्शन के पहले चरण की वोटिंग के 24 घंटे पहले प्रधानमंत्री ने खुद और उनके तमाम नेताओं ने भूपेश बघेल पर यह आरोप लगाए हैं, और भूपेश बघेल विक्टिम कार्ड खेलने के बहुत माहिर है। तो क्या यह माना जाए कि जनता की अदालत में जो फैसला होगा वही सर्वोच्च होगा, और चुनाव जीतने वाले पर चाहे किसी तरह के आरोप लगे तो वो फिर पाक साफ हो जाएगा, या सिर्फ दामन पे आरोप लगा करके दूसरा पक्ष चुनाव जीत जाए तो ये ठीक है। तो इसी के बीच मैंने सोचा आपको सारे तथ्य बताए जाएं कि इससे पहले भी
जिन लोगों पर इस तरह के आरोप लगे, जब वो सत्ता पक्ष की तरफ चले गए तो काम खत्म हो गया। वैभव गहलोत, अशोक गहलोत के बेटे हैं, उनको भी ईडी ने चुनाव से ठीक पहले बुलाया। आपको मालूम है प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो है डोटासरा, उनके राजस्थान के उनके करीबियों पर उनके घर भी छापा पड़ा और अभी ये सिलसिला चल रहा है। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी है या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है? ये सवाल तब तक चलता रहेगा जब तक कि दूध का दूध और पानी का पानी न हो जाए। नमस्कार।